नमस्कार दोस्तों क्या दुनिया में 1970s जैसा क्राइसिस वापस लौटने वाला है? क्योंकि इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है ईरान वॉर की वजह से। आप देख सकते हो इज अनदर 1970s स्टाइल ऑयल क्राइसिस लूमिंग। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं उन्होंने ये तक कह दिया है कि 1970s में दो जो बड़े क्राइसिस आए थे उन दोनों को अगर आप मिला दोगे ना, उससे भी बड़ा क्राइसिस आज के डेट में हम फेस करने जा रहे हैं। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, दो चीजें समझना जरूरी है कि 1970 में हुआ क्या था एग्जैक्टली, कौन सी क्राइसिस आई थी, क्या प्रॉब्लम हुई, और उसका कंपैरिजन हम करेंगे आज से कि आज का जो क्राइसिस है वो कितना डिफरेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता महोत्सव के तहत 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर मिल जाएगा, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट हो, बैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि जो अभी करंट क्राइसिस है इसको समझिए। जो हम बात करते हैं ना 1973 वाला क्राइसिस, उससे ये कैसे फंडामेंटली डिफरेंट है। देखो, अगर आप 1973 और आज का 2026 का क्राइसिस देखोगे, ऊपर से देखने में तो आपको काफी सिमिलर लगेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, ऑयल शॉक यहां पर आ रखा है। लेकिन रियलिटी में आज का क्राइसिस उससे भी ज्यादा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है और भी ज्यादा डेंजरस है। सबसे पहले तो सवाल यह है कि 1973 में हुआ क्या था। हम बात कर रहे हैं योम किपुर वॉर की। योम किपुर बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है इजराइल के अंदर। आप समझिए जूइश हॉलीडे होता है, मतलब पूरे साल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डे उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, हॉलीडे होता है। तो अक्टूबर 1973 में योम किपुर वाले दिन जो है, इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर, यहाँ पर रहा इजिप्ट, ये सिनाई पेनिनसुला भी इजिप्ट का ही पार्ट था, आप सबको जानते हैं। तो ये जो इजिप्ट है और साथ ही साथ जो सीरिया है, दोनों ने मिलकर योम किपुर वाले दिन जो है 1973 में इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। बहुत बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर अटैक किया गया था। और यहाँ पर क्या था, जो इजरायली है, इजराइल जो है इनिशियली स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद जाकर जो है उसने वापस से कंट्रोल रीगेन किया। और यहाँ पर अगर हम सुपर पावर्स की बात करें तो जो अमेरिका है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ जो सीरिया है, इजिप्ट है और जो बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनको सोवियत यूनियन जो है सपोर्ट कर रहा था। तो पूरा का पूरा जो वॉर है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया था। अब क्वेश्चन इसमें आता है कि इसमें ऑयल का क्या इंपॉर्टेंट रोल था। अब देखिए, जो गल्फ कंट्रीज है ना, यहाँ पर चाहे सऊदी अरब है, कुवैत हो गया, इन्होंने क्या किया, ऑयल को वेपनाइज किया। मतलब यहां पर जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है उसको कट डाउन कर दिया। जो एक्सपोर्ट है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए उसको रोक दिया। मतलब अमेरिका को, बाकी के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको ऑयल नहीं दिया जाएगा, ये डिसीजन लिया गया था। और इसमें सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, इराक, ये सब देश शामिल थे। और उन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई, सब ग्रुप बनाया, जिसका नाम था OAPEC, दैट इज अरब ओपेक मेंबर्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ ना, इसकी वजह से जो प्राइस शॉक है वो बहुत बड़ा था ना। जस्ट इमेजिन, अचानक से क्रूड ऑयल का दाम 300% बढ़ जाए। मतलब उस समय तो को देखो, ऑयल का प्राइस जो है पर बैरल बहुत कम था ना, $3 पर बैरल के आसपास चल रहा था। ये एम्बार्गो के बाद जो है अचानक से बढ़कर $12 पर बैरल हो गया। 300 से ज्यादा परसेंट राइज हो गया विथ इन जस्ट मंथ्स। एंड ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पॉलिटिकली ऑयल के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया गया है इतने बड़े स्तर पर। मतलब पहले थोड़ा बहुत होता था, लेकिन इतने बड़े स्तर पर कि 300% इंक्रीज हो जाए, ये शायद पहली बार हुआ। और इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या हुआ, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका के अंदर पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगने लग गई, रैशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ा, कई जो स्टेशन हैं वो क्लोज हो गए, जो पेट्रोल पंप्स होते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पीड लिमिट लगा दी। सोचिए, सरकार ने कहा कि आप इतने स्पीड से ज़्यादा गाड़ी को नहीं चला सकते। कई दिन तो कार फ्री डेज इंट्रोड्यूस किया गया कि आज के दिन जो है गाड़ियां चलेंगी ही नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन कैंपेन चलाए गए, ये हालत हो गई थी। और इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इन्फ्लेशन एक्सप्लोजन। मतलब ऑयल तो क्या है, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्री में, सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हर एक चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा। ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला, जो मेजर इकोनॉमीज हैं, यूएस, वेस्टर्न यूरोप, जापान, वहां पर स्लो डाउन आ गया और इंडस्ट्रीज को कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ी थी।
इंडस्ट्रीज को कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, मतलब प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जॉब्स लॉसेज होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और मैं आपको बताऊं, अक्सर आप इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट पढ़ते होगे स्टैगफ्लेशन। शायद दुनिया ने पहली बार उस समय ये कॉन्सेप्ट देखा, सुना, एक्सपीरियंस किया। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन भी है और साथ ही साथ यहां पर स्टैग्नेशन भी है। स्टैग्नेशन मतलब ग्रोथ नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ते हैं तो जीडीपी भी बढ़ती है। अक्सर ये आपने देखा होगा, जो नॉमिनल जीडीपी की हम बात करते हैं वो भी यहां पर बढ़ता है। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं, सॉरी प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो जीडीपी है वो बढ़ने के बजाय वो और नीचे जा रही है। मतलब दोहरी मार पड़ रही है। जैसे कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी स्लो डाउन आ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। सो इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि 2026 का क्राइसिस कैसा है। ये तो आप लगातार सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे, इसके अंदर अमेरिका, इजराइल, ईरान, वैसे तो ये तीन ही देश हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरे गल्फ कंट्रीज पर आया है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है स्पेशली वो डिस्टर्ब हो गया है पूरी तरह से। यहाँ पर आप सब जानते हो 20% जो ऑयल है वो यहाँ से पास होता है। एक नैरो चोक पॉइंट है जिसको डिस्टर्ब कर रहा है ईरान इस समय, और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो टैंकर्स हैं वो पास नहीं हो पा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ गया है, सप्लाई चेन पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया है। अच्छा, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, 1973 का जो क्राइसिस था वो किस नेचर का था, वहां पर कंट्रोल्ड शॉक था, मतलब इंटेंशनली इसको किया गया था, सेलेक्टिव था। आपको मैंने क्या बताया कि जो मिडिल ईस्ट, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को ऑयल नहीं बेचेंगे, उनको ऑयल की सप्लाई नहीं होगी। तो इंपैक्ट किसको होगा? उनको होगा। भारत या बाकी के देशों को उतना इंपैक्ट नहीं होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। लेकिन आज के डेट में क्या है कि इसका इंपैक्ट पूरे दुनिया के ऊपर है, ग्लोबल स्पिल ओवर है, और इस समय तो वॉर चल रही है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट हो रहा है पूरी तरह से। ये फंडामेंटल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसके स्केल कंपैरिजन की बात करें तो उस समय जो सप्लाई में शॉक आया था वो लगभग 4 से 5 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास आया था। आज 20 मिलियन बैरल्स करीब, सोच के देखिए इतना बड़ा अंतर हुआ है। तो इतना, मतलब आप समझो कि उस समय अगर आप परसेंटेज लोगे ना ग्लोबल सप्लाई का, 7% इंपैक्ट हुआ था, आज के डेट में 20% के आसपास इंपैक्ट हुआ है। और ज्योग्राफी पहले इंपैक्ट हुई थी वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, आज के डेट में पूरे दुनिया के ऊपर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि 2026 का ये जो क्राइसिस है वो और ज्यादा डेंजरस क्यों है? देखो, एक तो सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन फैक्टर। 1973 में जो इकोनॉमीज थे वो इतना इंटरकनेक्टेड नहीं थे। आपको याद होगा भारत में भी जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया था वो आया था 1991 में। तो उसके पहले कोई बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं थी। देश अपने आप ही ज़्यादातर प्रोड्यूस करते थे, उसी को कंज्यूम कर देते थे। जो नेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें होती थी वही मंगाया जाता था। तो इतना इंटरकनेक्टेड नहीं था। आज के डेट में सोचो ना, पूरी दुनिया, ग्लोबल सिस्टम इतना इंटीग्रेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग चेन हो गया, शिपिंग हो गया, फूड सप्लाई हो गया। तो ऑयल शॉक जब आता है ना, तो ये हर एक सेक्टर्स के ऊपर इंपैक्ट करता है, पूरी दुनिया के ऊपर। मल्टी सेक्टर डिपेंडेंसी है टुडे। आज के डेट में ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट में, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, केमिकल्स, पावर जनरेशन, पहले हर चीज में इस्तेमाल नहीं होता था, आज के डेट में तो हर चीज में इस्तेमाल होता है। मतलब ऑयल शॉक आएगा अगर, तो फूड क्राइसिस भी आएगा, इन्फ्लेशन भी आएगा और इंडस्ट्रियल स्लोडाउन भी आएगा। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल मार्केट आज के डेट में आप देखोगे तो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना। आप स्टॉक मार्केट पर ऑयल, जैसे अभी मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि किस तरह से ट्रंप ने जब अनाउंस किया था ईरान के ऊपर 5 दिन तक वो हमला नहीं करेंगे, तो उसके 5 मिनट पहले ही बहुत सारी मिस्ट्री बेटिंग हुई थी, ट्रेडिंग हुआ था कि अचानक से उन्होंने ऑयल बेचना स्टार्ट कर दिया था। उनको पता था कि ऑयल के दाम गिरने वाले हैं। तो ये फ्यूचर्स, स्पेकुलेशंस, हेज फंड, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि मामला वॉलेटाइल बहुत हो जाता है। 1973 में ये केस शायद उतना नहीं था। आज के डेट में एनर्जी ट्रांजिशन का भी पैराडॉक्स है। दुनिया में हम बात तो कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन आज भी हम ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इनफैक्ट अगर आप इसको कंपेयर करोगे 50 साल पहले, यहाँ पर जो भी एनर्जी कंजम्पशन होता था उसमें से 46% रोल ऑयल का था। आज के डेट में भले ही 30% है, लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन तो बढ़ गया है ना। पहले ओवरऑल कंजम्पशन शायद उतना नहीं था। तो ये मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, 1973 में सरकार ने क्या किया था, अब क्या कर रहे हैं? 73 में यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है उसको बनाना स्टार्ट किया गया, एनर्जी कंजर्वेशन, न्यू इंस्टीट्यूशन। आपको मैं बता दूं, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो तभी बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1974 में। तो इस तरह की चीजें कदम लिया गया था। आज के डेट में 2026 में बड़े स्तर पर रिलीज किया जा रहा है ऑयल रिजर्व में से।
मैं आपको इनफैक्ट दिखाता हूं चार्ट में। यहां पर आप देख सकते हो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स में इतना सारा ऑयल रिलीज किया गया हो। इनफैक्ट सबसे ज्यादा पिछली बार 2022 में किया गया था रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, जब ऑयल में थोड़ा बहुत डिसरप्शन आया था। आज के डेट में अभी तो वॉर खत्म नहीं हुआ है, ऑलरेडी हमने 400 मिलियन बैरल्स रिजर्व में से ऑयल को रिलीज कर दिया। ये मैं दुनिया के हर एक देश की बात कर रहा हूं, जैसे भारत के पास भी रिजर्व है, अमेरिका के पास है, जापान के पास है, तो उन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व में से कितना रिलीज किया है। तो एक तो ये कदम लिया जा रहा है, जो डिमांड रिडक्शन मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आज के डेट में जो स्केल है क्राइसिस का वो बहुत ज़्यादा है, सरकार के पास बहुत कोई ऑप्शंस बचा नहीं है। जहां तक सवाल आता है कि भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, हमारे ऊपर तो आएगा ही, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैवी डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट पर। 85% क्रूड ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है और इसका डायरेक्ट असर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पर देखने को मिल सकता है। ऑल्दो मैंने कल वीडियो भी बनाया था इसको लेकर और आपको बताया था कि कैसे सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल के ऊपर 10-10 रुपए की बड़ी गिरावट की है। मतलब पहले सरकार 30 रुपए से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लिया करती थी पेट्रोल और डीजल पर। आज के डेट में डीजल पर तो जीरो ड्यूटी है और पेट्रोल पर लगभग 3 रुपए ही ड्यूटी लिया जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि भारत में अभी तक दाम बढ़े नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने तो पहले ही बढ़ा रखे थे दाम। यहाँ पर बहुत सारा टैक्सेस लगा हुआ था। सरकार कह भी रही थी कि जब ये सिचुएशन आएगी तो हम दाम अभी बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन कब तक सरकार वो कंट्रोल कर सकती है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे दुनिया में कुछ देशों में तो 60% ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। वियतनाम, नाइजीरिया, यहाँ पर बहुत दाम बढ़ गया है। पाकिस्तान में भी 25% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। अमेरिका में 16-17% बढ़ चुके हैं। तो भारत में भी अब देखना होगा सरकार कब तक ये कंट्रोल कर पाती है। अगर ये दाम बढ़ता रहा, क्रूड ऑयल का प्राइस 120, 30, 40, $50 गया, और यू नेवर नो कि जब हम बात कर रहे हैं ना कि जब वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय ऑयल के दाम $70 पर बैरल के आसपास था। तो क्या ये 1970 वाला जो क्राइसिस है जिसमें 300% इंक्रीज हुआ था, मतलब क्या ये बढ़कर $200 पर बैरल जो है इसको क्रॉस करेगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर एक और मुद्दा है पेट्रो डॉलर सिस्टम का। आप सब जानते होंगे, कई बार आपने सुना होगा। इसका जो ओरिजिन है, इट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। किसके साथ ये जुड़ा हुआ है? ये जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम लाया गया था ना, ओरिजिन हुआ था, किससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, क्यों लाया गया था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो, 28 हो, हर एक बैच के ऊपर अभी आपको 60% फ्लैट डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ जो भी बैच आप हमारे लेते हो उसमें पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके पास भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।